नीतीश कुमार के पहले का बिहार और नीतीश कुमार के बाद का बिहार। अब मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता, मतलब मैं लिखूंगा तो मेरी बदनामी है। नीतीश कुमार की एक राजनीतिक गलती मानते हैं जो बिहार की इस वक्त स्थिति है उसके लिए। 2000 में चुनाव हुए तो नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और लालू यादव उस परिस्थिति में नहीं थे कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। दोनों मिल के लड़ते हैं। वो इक्वेशन बहुत ही डेडली इक्वेशन है। नीतीश कुमार क्या वाकई ठीक हैं? 24 घंटे अस्वस्थ रहते हैं। इतने साल में आप अपना एक नेता वहां पर नहीं बना पाए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भारी पड़ सकता है। आप नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। कोई भी बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ये मन का भ्रम था कि जेडीयू खत्म ना हो, और जेडीयू का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? आपके लिए कोई कुमार आ जाए, आप कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। फिर कहीं भी समावेशी परिस्थितियां नहीं है, सब परिवार का ही कब्जा है। आप किसका जो है घर ज्यादा ठीक देख रहे हैं? अब प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है वो 5-7% वोट की है। क्या प्रशांत किशोर दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल थे? केजरीवाल आंदोलन से आए हुए नेता हैं, प्रशांत किशोर जन जागरण से आए हुए नेता हैं। ये वही दौर है जैसे टेलीविजन के लिए सांप नाग बिच्छू का दौर था कि उनका कोई जाति आधारित वोट हो, ऐसा भी उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यादवों की स्थिति बदली, क्या बिहार में मुसलमानों की स्थिति बदली? नेता पुत्रों को लेगेसी मिलती है, उनको एंटी लेगेसी मिली है। तेज प्रताप यादव, उनको लेके भी खबरें होती, लेकिन अलग तरीके की खबरें। पहले पुत्र ईमानदार मूर्ख है और दूसरे पुत्र बेईमान मूर्ख है। क्या लालू यादव को दो लोगों से, एक कन्हैया कुमार और एक पप्पू यादव, इन दोनों से खतरा लगता है अपने पुत्र के लिए, तेजस्वी के लिए? पप्पू यादव मीसा भारती से शादी करना चाहते थे। क्या कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए? राहुल गांधी के जो कोर टीम है वो उनके बिस्किट का स्वाद वो तय करता कि नमकीन खाना है कि मीठा खाना है। कांग्रेस सीधे सीधे आरजेडी के रहमो करम पर है। बीजेपी के लिए चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं आने वाले चुनाव में। देखिए, वो बातें अच्छी करते हैं, काम अच्छा नहीं करते। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है मतदाता सूची का, इसको लेकर बड़ा शोर मच रहा है। विपक्ष क्या करता है कि आपकी जो कमियां हैं उस कमियों के पॉइंट्स को उठा करके डालता है। सालाना 50,000 करोड़ का कारोबार है। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। बिहार का चुनाव भी आ रहा है, नवंबर में चुनाव होगा। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हो रहा है उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जानबूझकर इसमें से वोटर काटे जा रहे हैं, वोटर के नाम काटे जा रहे हैं ताकि विपक्ष को नुकसान हो। एक फैक्टर प्रशांत किशोर भी इस बार के चुनाव में हैं। आखिर सच क्या है? नीतीश कुमार के बारे में खबरें हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, बीजेपी उनके नाम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन इन सब का सच क्या है? हमने सोचा आज इस पर बात करते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा जुड़े हैं, जो बिहार के ही हैं, बिहार के चंपारण से हैं। सर, आप 15 साल तक मीडिया में रहे, उसके बाद आपने फिर एकदम से मीडिया को नमस्ते कहा, कह लीजिए, और आप बाहर चले गए। इस वक्त लंदन में हैं आप। लेकिन कहते हैं ना कि पत्रकार कभी फॉर्मर पत्रकार नहीं होता ना, कभी भूतपूर्व पत्रकार होता है। पत्रकार ऑलवेज पत्रकार होता है। किताबें लिखी आपने इतनी सारी, आप राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, बिहार को बहुत करीब से समझते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह लीजिए उनकी राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। लेकिन आज हम चर्चा बिहार पे ही करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, मेरे मतलब सीनियर रहे हैं, साथ में काम किया है। मैं जब इंडिया टीवी गई तो सबसे पहले सर से ही मिली, सर ने से ही बात हुई थी। तो मेरे इस तरह से आप कह लीजिए तो बहुत पुराना नाता है सर के साथ, लेकिन इस तरह से बैठकर बात करने का ये पहला अनुभव है सर। ये पहला अनुभव है, बिल्कुल अर्चना। और मैं ये कहूँगा कि एक बात सही कही आपने, पत्रकार कभी भूतपूर्व नहीं होता। और वो कीड़ा है ना अंदर, वो रहता है। तो वो मैं यहाँ रहूँ या विदेश में रहूँ, कहीं भी रहूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ। तो और अच्छी चीज़ है कि बिहार अभी चर्चा में है, तो बिहार पे बात तो होनी ही चाहिए। सर, बिहार की जब बात होती है तो आप पहले तो इसी पे करते हैं, हम चुनाव पे आएंगे कि बिहार नीतीश कुमार के पहले का बिहार और नीतीश कुमार के बाद का बिहार, इसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? और क्या जितना फ़र्क एक्सपेक्ट किया था उतना फ़र्क हुआ है या कहीं पे रुक गया? बिल्कुल, ये बहुत मौजूद सवाल है और इस पर ही बात होनी चाहिए। 2005 में नीतीश कुमार आए। 2005 से 10 का उनका कार्यकाल बहुत शानदार है। 10 के बाद डिटोरिएट होना शुरू हुआ। 1-2 साल और कह सकते हैं कि 11-12 तक शायद कुछ हद तक बेहतर काम किया होगा।
लेकिन 12 से अगर आप अब तक देखें, पिछले 12-13 सालों में, तो वो लगातार ह्रास है। विकास कैसे होता है, विकास के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये समझना चाहिए। और मैं बिहार की जनता को भी बार बार यही कहता हूँ कि सड़क, बिजली, पानी, ये 21वीं शताब्दी के 25 साल बीत जाने के बाद ये हमारे विकास का पैमाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो नीतीश कुमार के पहले का बिहार और नीतीश कुमार के बाद के बिहार में बहुत बदलाव नहीं है अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो। क्योंकि अगर हम देखें नीतीश कुमार के पहले के बिहार में हम 15 साल लेते हैं लालू जी के राज को, 1990 में वो आए, तो 90 से 2005 तक उन्होंने बिहार के साथ जो भी किया, और तो नीतीश कुमार के आने की वजह क्या थी? क्योंकि लालू यादव ने बिहार को ख़राब करना शुरू किया, और नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे थे कि बिहार को नीतीश कुमार, लालू यादव ख़राब कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो वो ख़राब लोगों को समझ में आया, तो बदला लोगों ने, नीतीश कुमार ने आके अच्छा काम किया, लेकिन फिर वो पथभ्रष्ट हो गए। और उसका उदाहरण मैं इस तरीके से देता हूँ अर्चना, कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि थोड़ी बात वैसी है, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मैं नीतीश कुमार की जीवनी लिखना चाहता हूँ, और किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाया। जब मैं 4-5 साल पहले मैं उनसे पूछा कि क्या हुआ आपने, तो बोले यार अब नहीं लिख सकता। अच्छा। क्योंकि अब मैं लिखूंगा तो मेरे पे बात आएगी। तो आप सोचिए कि एक पत्रकार और बहुत सीजन जर्नलिस्ट है, मतलब देश में उनका बतौर पत्रकार प्रिंट में रहते हुए या टेलीविज़न पे बतौर एक्सपर्ट्स बैठते हुए उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। वैसे किसी जर्नलिस्ट की बात यह है कि अब मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता, मतलब वो मेरे रेंज से बाहर हैं कि मैं लिखूंगा तो मेरी बदनामी है। तो ये स्थिति अगर नीतीश कुमार ने खुद अपने बारे में कर ली कि नीतीश कुमार के बारे में बात करने से पत्रकार भी वो करते हैं कि नहीं, इनके बारे में क्या बात करना, इनके बारे में क्या लिखना, तो ये तो खराब हुआ है, तभी हुआ है। तो नीतीश कुमार के बाद बिहार अच्छा नहीं हुआ है, और अभी तो फिर बहुत ही ख़राब है। पिछले कुछ समय से तो और चीज़ें बिगड़ रही हैं। उनकी पार्टी का भी हाल यही हुआ। 2010 में शायद सबसे ज़्यादा सीटें मिली जेडीयू को, लेकिन उसके बाद सीटें कम होती गईं। क्या 2015 में बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ आना नीतीश कुमार का, आपको लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी गलती थी? क्योंकि शायद वहीं से आरजेडी फिर से रिवाइव हुई। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पार्टी ख़त्म हो जाती, लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ हद तक वो कॉर्नर हो गई थी, जितनी कम सीटें उसके पास थी। लेकिन उसके बाद से फिर वो जिंदा हुई, खड़ी हुई। और नीतीश कुमार की ये एक राजनीतिक गलती मानते हैं जो बिहार की इस वक्त स्थिति है उसके लिए? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। क्योंकि 1990 में जब लालू यादव आते हैं सत्ता में, परिस्थिति क्या होती है वो अलग है। मैंने एक किताब लिखी गांधी मैदान, जिसमें मैं 30 साल के बिहार का वर्णन किया था, 2020 में लिखी थी। अब उसके बाद भी 5 साल और गुजर गए। तो 1990 से जब लालू यादव आते हैं तो वो भी शुरू के 2 साल ना बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय एक ऐसा लीडर आया जो पिछड़े तबके से था, जिसको एक मौका मिला, और वो औचक निरीक्षण कर लेना, लोगों से बात करना, लोगों के बीच में जाना। लालू यादव जीत के नहीं आए थे, लालू यादव परिस्थिति जन्य समस्याओं के बीच से निकल के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मैं तो उनके बारे में ये कहता हूँ कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री के कांधे पे बंदूक रखकर एक होने वाले प्रधानमंत्री के सहारे अपने आप को मुख्यमंत्री चुनवा लिया। अच्छा। ये परिस्थिति बनी थी लालू यादव की। लेकिन 95 में जब वो आते हैं तो 95 एक पहला एकमात्र चुनाव है लालू यादव के जीवन का, जो लालू यादव को बिहार की जनता ने चुन के भेजा, मैसिव विक्ट्री के साथ। लालू यादव पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं, और वो एकमात्र चुनाव लालू यादव बतौर जीतते हैं। 2000 में भी वो परिस्थिति नहीं बनती है। 2000 में तो 2 बार चुनाव हुए, परिस्थितियाँ 2005 में 2 बार चुनाव हुए, 2000 में 2005 में 2000 में चुनाव हुए, तो नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और साबित नहीं कर पाए अपना बहुमत, फिर उनकी सरकार हट गई। तो 2000 में
लालू यादव उस परिस्थिति में नहीं थे कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। लेकिन जब 2015 में आते हैं और 2015 में दोनों मिल के लड़ते हैं, तो जो इक्वेशन बनता है बिहार में, वो इक्वेशन बहुत ही डेडली इक्वेशन है। लालू यादव और नीतीश कुमार का, और पिछड़े तबके से दोनों नेता आते हैं। हालांकि जातिगत समीकरण पे, जातिगत राजनीति पे बात नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा ये भी मानता हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो उसके बिना बात नहीं होती। तो वो आते हैं दोनों, और दोनों मिलकर के उन्होंने फिर कमाल ही किया। ऊपर से उस समय संघ प्रमुख का बयान आरक्षण को लेकर के जो दिया, वो बयान भी बहुत असर किया। लोगों को लगा कि आरक्षण हटाया जा सकता है। तो ये बयान इस तरीके से घर कर गया लोगों को कि बीजेपी की स्थिति खराब हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में लालू यादव की पार्टी अभी राजनीति में बनी रहेगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो जनता तय करेगी। मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो वो परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि आने वाले चुनाव में बहुत आसान किसी के लिए नहीं है। हम तेजस्वी यादव पे बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पे अभी रहूँगी मैं थोड़ी देर। नीतीश कुमार क्या वाकई ठीक हैं? उनकी तबीयत ठीक है? पार्टी मना करती है, लेकिन जो पब्लिक में तस्वीरें दिखती हैं, जिस तरह की चीज़ें, ऐसा लगता नहीं देखिए कि उनकी तबीयत ठीक है, वो सामान्य। देखिए, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन क्या ये किसी प्रदेश के लिए ठीक है कि वहाँ का मुख्यमंत्री पूरे तौर पर स्वस्थ नहीं है और वो पद पर बना हुआ है? वो बिल्कुल अस्वस्थ हैं, और मैं तो 2 साल से ये बात कह रहा हूँ। 2 साल से मैंने कई फोरम पे बात कही है। उनका इलाज चल रहा है, विदेश में चल रहा है। अच्छा। मैंने तो लिखा भी था कि विदेश में इनका इलाज चल रहा है, बिहार सरकार को बताना चाहिए। और बिहार में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अभी सत्ता में काबिज हैं, कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स, वही सरकार चला रहे हैं। सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार को समझना बहुत आसान चीज़ नहीं है। वो जितनी देर ही स्वस्थ रहते हैं, उतनी देर वहाँ मौजूदा राजनीति के खिलाड़ियों के लिए उतनी देर ही भारी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 24 घंटे अस्वस्थ रहते हैं। जितनी देर वो स्वस्थ रहते हैं ना, जितनी देर उनका दिमाग काम करता होगा, उतनी देर ही बाकियों के लिए बहुत भारी है। इसलिए उनको इग्नोर करना किसी भी दल के लिए अभी बहुत आसान नहीं है। हालांकि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है जेडीयू के लिए, और आने वाले चुनाव में क्या होगा ये भी चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल अस्वस्थ हैं। इसमें जेडीयू तो नहीं चाहेगी कहना कि वो अस्वस्थ है, लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए। भाई, आप अलाइज हैं उनके, और आप लगातार देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं। उसमें आप अगर उनको नहीं बता पा रहे हैं कि भाई आप कुर्सी छोड़िए, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ बिठाया जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मजबूत नहीं हैं। बीजेपी स्वयं अपनी ताकत से अगर चुनाव जीतने की परिस्थिति में होती, तो वो किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ाती या उनके साथ नहीं रहती। तो ये परिस्थितियां बीजेपी के लिए हैं। बीजेपी का लीडर नहीं है। क्यों? बड़ा सवाल है। इतने साल में आप अपना एक नेता वहां पर नहीं बना पाए, ये सवाल तो उठते हैं ना बीजेपी पर। आप कर क्या रहे हैं इतने समय से? नीतीश कुमार की जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है, एक समय पे आरजेडी भी हाशिए पे चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना नेता ही एक डेवलप नहीं कर पाए। देखिए, एक होता है विजन, और एक होता है विजन होते हुए भी इग्नोर करना। ऐसा नहीं है कि वहाँ विजनरी लीडर्स नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है, शायद मैं एक बिहारी होने के नाते ये कहूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं बिहारी हूँ तो इसलिए कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि बिहार मज़दूरों की फैक्ट्री है, तो अगर कोई विजनरी लीडर वहाँ आएगा तो शायद देश को जो मज़दूर सप्लाई होते हैं उनमें कमी आ सकती है, किसी दूसरे राज्य से मज़दूर ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे। वैसी परिस्थिति में वहाँ विजनरी लीडर को देना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भारी पड़ सकता है, तो शायद वो नहीं देना चाहते। क्या 2025 के चुनाव के बाद आप नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री देख रहे हैं,
या ये सिर्फ चुनाव तक के लिए एक सेटलमेंट है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश कुमार को वो कॉर्नर करेगी तो चुनाव में उसको नुकसान होगा, कितना भी हो। नीतीश कुमार का भी वोट है, नीतीश कुमार के लिए जो पर्सनल लोगों की फीलिंग है वो है, महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में है उनके साथ, तो बीजेपी एक खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। लेकिन कुछ महाराष्ट्र और कुछ जो मध्य प्रदेश में हुआ कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ा गया लेकिन बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये रिपीट होते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन क्या नेता फिर बीजेपी से ही होगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नीतीश कुमार नवंबर में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई भी बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको उतनी सीटें भी नहीं आने जा रही कि वो मुख्यमंत्री के लिए बार्गेन कर पाएँ। जो पिछली बार उनके सीटें थी, मुझे लगता है कि अभी सीटों पर बयानबाजी करना या कयास लगाना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन बहुत बेहतर परिस्थिति में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। पिछली बार भी तीसरे नंबर की पार्टी रही, तीसरे नंबर की 40-42 सीटें थी उनकी, तो मुझे लगता है कि उससे उसी आसपास रहेंगे। 2-4-5-7 सीटें कम हो जाए या 2-4-5-7 सीटें बढ़ जाएं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि गठबंधन में सीटें उनकी भी कम होंगी, गठबंधन में दूसरी पार्टियां आई हैं। पिछली बार गठबंधन में चिराग नहीं थे, अब चिराग को भी सीटें जाएंगी, कुशवाहा जी को सीटें जाएंगी, हमको सीटें जाएंगी, मांझी सीट लेंगे, तो फिर सीटें कम होंगी जब लड़ेंगे कम सीटों पर। जैसे पिछली बार बीजेपी 110 सीटों पे लड़ी, इस बार हमें लगता है कि 100 या 95 या 98 इस तरीके की सीटों पे बीजेपी ही लड़ेगी। तो सबकी सीटें, सबको सीटें तो अलायंस को आपको देनी पड़ेगी ना, बांटनी पड़ेगी। 243 सीटें ही हैं। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना तो मुझे कहीं से नहीं दिखता। अब सवाल आता है कि कौन बनेगा। तो बीजेपी क्या है कि 90% अपने जगहों पर मुख्यमंत्री तो घोषित करती नहीं है। तो मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है तो और उनको यसमैन चाहिए, तो यसमैन उनका जो होगा वो बनेगा, वो कोई भी हो सकता है। जब सत्ता केंद्रीकृत है, शासन केंद्र से ही चलना है, भाई सरकार डबल इंजन की है, होती है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं ना कि पीछे का इंजन होता है वो तो जब जरूरत पड़ती है तब स्टार्ट करते हैं ना। तो डबल इंजन तो डबल इंजन है, तो इंजन तो आगे खींच रहा है, पीछे से लगे हुए हैं मदद करने के लिए, तो वैसे ही लोग होंगे, वैसी ही सरकारें होंगी। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और मुझे लगता है कि बनना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक नाम बार बार कहा जाता है, लेकिन वो व्यक्ति ना राजनीति में है ना लेना देना, इससे पहले तो चर्चाओं में भी नहीं रहते थे। बड़ा नाम आजकल चलने लगा है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। आपको कहीं से भी लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या जेडीयू की कमान, जो कुछ लोग अब कहते हैं कि जेडीयू की कमान उनके हाथ में चले, तो इससे कुछ होगा, या ये सिर्फ ये मन का भ्रम था कि जेडीयू खत्म ना हो? और जेडीयू का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि निशांत को पार्टी का प्रमुख बना दिया जाए, वो चाहते हैं जेडीयू खत्म हो जाए। एक्चुअली वो ये नहीं चाहते कि जेडीयू खत्म नहीं हो। भाई निशांत क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे, निशांत क्यों पार्टी के प्रमुख बनेंगे? उन्होंने पार्टी के लिए किया क्या है? तो राजनीति से है ही नहीं, राजनीति से है नहीं, क्यों एकदम से शामिल करना? क्यों शामिल करना है? सिर्फ इसलिए कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और निशांत की जब बात आई, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। ये उन ब्यूरोक्रेट्स की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि जब उन्होंने निशांत कुमार को पोर्ट्रे किया, पुट किया, वहाँ के मीडिया ने साथ दिया, पूरे बिहार में हल्ला हो गया, निशांत कुमार आ रहा है, निशांत कुमार आ रहा है। कौन है भाई? सही बात क्या है। बिहार के विकास में क्या योगदान है? और मैं तो बिहार की पब्लिक को कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार हो सकते हैं, तो आपके लिए कोई कुमार आ जाए, आप कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या ये इसलिए भी कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उनमें अगर बाप के बाद बेटा और परिवार का नहीं आएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी? और क्या एक बीच में 2-2.5 साल पहले जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो ये भी चला था कि जेडीयू बटेगी, बीजेपी के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, लेकिन जेडीयू खत्म हो जाएगी? क्या ये आप देखते हैं, जेडीयू का कोई भविष्य आप अभी देख रहे हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी दल हैं, सब दल के शीर्ष पदों पर परिवार का कब्जा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी दल हैं, सिर्फ अगर लेफ्ट को छोड़ दें तो
नहीं, लेफ्ट तो खत्म ही खत्म है ना, एक तरह इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा। गिनी नहीं रहे हम, सही बात है। तो हम इसलिए उनकी बात नहीं कर रहे। उसको छोड़कर उनकी पॉलिटिक्स अलग थी। मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा क्योंकि बात बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, वो तो irrelevant views इरेलीवेंट हैं। है वो। उसको छोड़ दिया जाए तो हर पार्टी पर परिवार का कब्जा है, और परिवार का कब्जा है तो इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी को लग रहा है को कि लग रहा है कि भाई वो परिवार आ जाए। और ये क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस पे भी वही हाल है, हर जगह वही हाल है। अब परिस्थिति ये है कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद ये नहीं है कि दल में, आपके दल में आपने किसी पुत्र को, पुत्री को, किसी को हिस्सा दिया, मैं उसको बहुत नेगेटिव नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है। एक राजनेता का बेटा राजनेता बनेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कोई डीमेरिट भी नहीं हो सकती कि वो राजनेता नहीं बने। क्यों नहीं बनेगा? अगर भाई वो काम कर करे। भाई तेजस्वी आज राजनेता बने हैं तो उसके लिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बशर्ते कि तेजस्वी को अचानक से मुख्यमंत्री रहते हुए, अगर मान लीजिए कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती और अपना पद इस्तीफा देकर के वो तेजस्वी को बना देती, और तेजस्वी का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ज़मीन पर कभी गए नहीं होते, वो गलत होता। इसमें एक चीज ये भी होती है ना कि जय है, अब लालू यादव अध्यक्ष अभी भी बीमार है लेकिन उनको अध्यक्ष फिर से चुना गया, अब उनके बाद अध्यक्ष होंगे तो तेजस्वी ही होंगे ना। तो समस्या वही मैं कह यहाँ रहा पे भी आती है ना। बिल्कुल समस्या है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी दल में दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि परिवार का क्या इंटरफेरेंस है, परिवार पे ही आधारित पार्टी है, और दूसरा है कि क्या परिवार के साथ साथ वो बाकी समावेशी परिस्थितियां हैं। तो किसी भी क्षेत्रीय दल में कहीं भी समावेशी परिस्थितियां नहीं हैं, सब परिवार का ही कब्जा है। तो नीतीश कुमार के बाद बनाने के लिए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के बाद बहुत सारे लीडर्स हैं जेडीयू में, 2-3 लीडर्स हैं ऐसे जो कमान संभाल सकते हैं और पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। वोट परसेंटेज जो भी हैं उनको बचाए रख सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को आगे किया जाए। अच्छा देखिए, पहले नहीं था, जेडीयू भी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें पहले नहीं था। जब चूँकि समाजवादी लोग थे ना, तो एक समय में जॉर्ज साहब थे, फिर शरद यादव थे, तो ये लोग परिवारवाद के हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है उसमें, तो अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक जेडीयू एक पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। अब उसको परिवारवाद के ढांचे में ढालने की कोशिश हो रही है। तो ये भारतीय राजनीति के लिए, बिहार राजनीति के लिए बहुत ठीक अच्छा नहीं किसी भी तरह से। आप इस वक्त बिहार में 2 ही मेजर गठबंधन होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, एनडीए और महागठबंधन। आप किसका जो है घर ज़्यादा ठीक देख रहे हैं? हाउस किसका आपको लग रहा है कि ऑर्डर में है और किसका बहुत ज़्यादा बिखराव है? यहाँ पर आपको लग रहा है कि 2020 के मुकाबले एनडीए ज़्यादा बेटर स्थिति में है क्योंकि जो उनके बाकी दल हैं, पिछली बार चिराग पासवान अलग थे, इस बार साथ में हैं, सब कुछ है। और लेकिन महागठबंधन में अभी ज़्यादा चर्निंग होगी सीटों को लेके। पहले तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछली बार उसकी 17 सीटें जीत पाई, 90 में लड़ी, इस बार क्या इतनी 90 सीट में वो मानेंगे और क्या 90 सीट मिलेंगी भी उनको? तो ये सारा कुछ आपको देख के इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी लग रही है वो किसकी ज़्यादा लग रही है? देखिए, अभी बहुत अच्छी फाइट है बिहार में। आज की परिस्थिति में देखा जाए तो तेजस्वी भी काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और अच्छी टक्कर दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बीजेपी अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और केंद्र में सरकार है। बीजेपी हर जगह ये साबित करने की या कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई केंद्र में हमारी सरकार है, हमको जिताओगे तो विकास की गति बढ़ेगी। ठीक है, सवाल ये नहीं उठता है, लोगों को ये करना चाहिए कि भाई दूसरी सरकारों को आप विकास की गति में बाधक क्यों बनेंगे, लेकिन ये राजनीति है, ये हो रही है। तो अभी बहुत परिस्थिति किसी के लिए अनुकूल नहीं है। उसकी वजह है तीसरा फैक्टर जिस पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में प्रशांत किशोर का, बिल्कुल, बिहार में तीसरा फैक्टर इमर्ज हो चुका है और उसको इग्नोर करने की परिस्थिति में ना एनडीए गठबंधन है ना महागठबंधन है। थर्ड फैक्टर के तौर पर प्रशांत किशोर बिहार में परिस्थिति बना चुके हैं। सीटें कितनी आएंगी
क्या होगा भविष्य नहीं मालूम है। लेकिन अगर वो नुकसान करेंगे ज़्यादा तो किसको करेंगे, किस दोनों गठबंधन को करेंगे, वो नुकसान दोनों को करेंगे। देखिए बिहार में क्या है, बिहार में कोई पार्टी जो सत्ता में है, किसी को 25% वोट नहीं है, सब 20% के आसपास वाले वोट वाले हैं। मिलके वो ज़्यादा हो जाते हैं। एनडीए में जेडीयू बीजेपी मिलके हो जाते हैं, कांग्रेस और आरजेडी मिलके हो जाते हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि 25% वोट अकेले आ गए हैं। और वो आप सोचिए, जो पार्टियां बिहार में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, 4 मान लीजिए मुख्य तौर पे हम मान लें, इनमें से किसी के पास 25% वोट नहीं है, लेकिन दो पार्टियां मिल जाती हैं तो उनके वोट कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं। बिहार का सबसे बड़ा फैक्टर है 20% फ्लोटिंग वोटर। मैं फिर कहता हूं 20%, अर्चना, बहुत बड़ा ये लेकिन बड़ा आंकड़ा है, बड़ा 20% आंकड़ा का है। फ्लोटिंग वोटर। आप देखिए 2005 से, बल्कि आप 95 से देखिए, 2000 में देखिए, सब में 20% प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। 20% फ्लोटिंग वोटर है। और फ्लोटिंग वोटर में क्या है कि वो बढ़ता है, एक जगह भी जा सकता है। अभी तक एक जगह नहीं जा रहा है, वो बढ़ता है। फ्लोटिंग वोटर अपने अपने भाव के हिसाब से कुछ बीजेपी को चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस को चले जाते हैं, कुछ कोई नई पार्टी को, कोई नए उम्मीदवार को दे देता है, कुछ भी होता है। वो जो 20% फ्लोटिंग वोटर है, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहार के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस 20% फ्लोटिंग वोटर में से 50% यानी 10% सीधा सीधा प्रशांत किशोर के खाते में है। 10% वोट आपको लग रहा है फ्लोटिंग वोटर्स में जाएगा? 10% फ्लोटिंग वोट प्रशांत किशोर के खाते में जाएगा। अब प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है वो 5-7% वोट की है। उसमें से 1% आएगा, प्रशांत कुछ नहीं कर पाएंगे। 5% आएगा, इतिहास रच जाएंगे। प्रशांत किशोर को इसलिए भी आपको लगता है ज्यादा उम्मीद, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जहां सिर्फ 5,000 का मार्जिन था, 3,000 का मार्जिन था, बहुत मतलब कम मार्जिन से भी बहुत सारी सीटों में निर्णय हुआ था, लोग जीते थे। क्या इसकी वजह एक ये भी थी कि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, उनसे वोट बटे थे, इस वजह से ये हुआ था? लेकिन प्रशांत किशोर को आप फैक्टर मान रहे हैं बिहार के चुनाव में, इस बार एक बड़ा फैक्टर मान रहे हैं। लेकिन वाकई जो व्यक्ति चुनाव लड़वाता हो, क्या वो स्ट्रैटेजी उनको पता है किस तरह से बनानी है? वो अब दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में चाहे ममता बनर्जी हो चाहे मोदी, हालांकि वो ये कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, मोदी जी अगर खुद अच्छे नहीं होते, तो ये बात वो मानते भी हैं, बहुत ईमानदारी से मानते हैं ये चीज़, तो वो जीत नहीं पाते हैं। अब कम से कम इतने समय तक तो सत्ता में नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या प्रशांत किशोर दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल थे वो साबित हो सकते हैं बिहार में? क्योंकि वो लंबे समय से यात्रा कर, और मतलब वो जेन्युइनली यात्रा कर रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं। लेकिन अब बात वही करते हैं कि बंगला नहीं, गाड़ी, लाल बत्ती और ये नीली बत्ती, तो वो सब घूमने लगता है दिमाग में, केजरीवाल 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 लोगों के दिमाग में आने लगता है। कहीं नए केजरीवाल तो नहीं है बिहार? देखिए ये हर लोग बात करते हैं, और जब से प्रशांत राजनीति में आए हैं बिहार में, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, जब से वो बल्कि यात्रा कर रहे हैं, तब से ये बात हमेशा होती है कि क्या बिहार, और लोग हर कोई उनसे यही पूछता है कि आप अगले अरविंद केजरीवाल तो नहीं है, केजरीवाल तो नहीं। केजरीवाल की राजनीति और प्रशांत की राजनीति में बुनियादी फर्क है। केजरीवाल आंदोलन से आए हुए नेता हैं, प्रशांत किशोर जन जागरण से आए हुए नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कोई पार्टी बनाकर राजनीति नहीं की है। प्रशांत किशोर ने राजनीति शुरू की, यात्रा की, और यात्रा करने के बाद तब उन्होंने पार्टी बनाई। मुझे पिछले 50 साल में कोई भी ऐसा लीडर नहीं दिखता बिहार में जिसने 2-2.5 साल तक हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की हो। कोई नहीं दिखता। बिल्कुल सही बात है। तो प्रशांत का क्या होगा ये बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और वो प्रयास इस तरीके से कर रहा है कि उस व्यक्ति के लिए ये बात करना कि क्या वो केजरीवाल हो सकते हैं, इस देश की राजनीति के लिए भी कितना बुरा है कि एक व्यक्ति, केजरीवाल जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिल्ली में, उनका नाम किसी के साथ पॉजिटिव नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, मैं एक बात और कहता हूं बिहार की पब्लिक को कि चलिए मान लीजिए वो केजरीवाल हो जाएंगे, लेकिन क्या बदलाव होने नहीं चाहिए? केजरीवाल अगर हो जाएंगे
तो आपको मौका मिलेगा, आप फिर उनको हटा दीजिएगा। जो अभी सत्ता में है वो केजरीवाल से कौन से बेहतर हैं? जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको फिर दोबारा सत्ता में आना चाहिए? और वो उसी लाइन में जा रहे हैं, फ्री बिजली देंगे, 1100 रुपये महिलाओं को देंगे। मतलब एक गरीब राज्य जहां पर खुद इतना आर्थिक बोझ है, वहां पे आप ऐसे फ्री की योजनाओं का ऐलान कर रहे हो। वो नीतीश कुमार जो एक समय पे इसके खिलाफ होते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि फ्री में नहीं दूंगा। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे ना, ये वही दौर है जैसे टेलीविज़न के लिए सांप नाग बिच्छू का दौर था। ये बिहार की और भारत की राजनीति के लिए वही दौर है, जो आप फ्री बीज नहीं देंगे तो आप सत्ता में नहीं टिकेंगे, आपकी टीआरपी आएगी नहीं। ये पब्लिक की गलती है, ये मजबूरी हो गई है उनकी। उनको लगता है कि ये फ्रीबीज ही उनके लिए है। वोटर को अपने वोट की ताकत का एहसास नहीं है अर्चना, कि हमारे वोट की क्या ताकत है। उसको लगता है कि जो हमको ये फ्री मिल गया यही बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं बता रहा हूँ, पहली बार जिस भी सूरत में, पहली बार, दूसरी बार, एक साल के बाद जो चुनाव हुआ दिल्ली में, जिस सूरत में जीते केजरीवाल, लेकिन जब दूसरी बार जीते, तब जिसको अगले 5 साल के लिए जब जीते, तो वो सिर्फ फ्री की ही बदौलत जीते थे। बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को ये कहते सुना कि यार मेरे घर में बिजली के बिल नहीं आते, मुझे पानी का पैसा नहीं देना होता। अरे आप दे देते तो कौन सा गुनाह हो जाता है, बुरा, आप गरीब हो जाते। और आप देते तो कम से कम अच्छा आदमी तो मिलता। आपको तय करना है ना, तय करना है चाहिए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अब मजबूरी हो गई है कि घोषणाएं होंगी। अब इस घोषणाओं में कौन कितना लीड ले जाएगा, कौन अपनी बातों पे टिका रहेगा, कौन कैसे परिस्थितियों को संभालेगा, ये फैक्टर है। लेकिन बिहार की जनता को थोड़ा इस बार और जागरूक होना होगा। हालांकि बिहार की जनता कहते हैं कि बहुत जागरूक है, लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई इस जागरूकता का क्या लाभ कि 35 साल से आप बिहार को गर्त पे लिए जा रहे हैं। भाई आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आप बहुत काबिल आदमी हैं। आप पान की दुकान पे ओबामा की बात कर लेंगे, ट्रंप की बात कर लेंगे, लेकिन जब चुनने का मौका आएगा तो आप ऐसे लोगों को चुनेंगे कि आपको। मैं तो बार बार ये कहता हूँ अर्चना कि मुझको मेरी जाति का बाहुबली अच्छा लगता है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। सीरियसली सच बात है, कुछ सही कह रहे हैं। वो अपराधी और वो गुंडा मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है कि वो मेरी जाति का है। और बिहार में जो पहले अपराधी रहे थे, वो सारे अपराधी अब ज्ञान देते हैं। भाई आनंद मोहन, पप्पू यादव बिहार में राजनीति पर ज्ञान देते हैं। दोनों सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जेल जाकर के आए हैं। और ऐसे बात करेंगे कि मेरे पास तो ये था तो मैंने सब अपनी जमीन बेच दी, रॉबिनहुड बनते हैं। मतलब सुन के लगता है कि थोड़ी तो शर्म करो भाई, क्या बोल रहे हो तुम लोग। वो जमीन आई कहां से थी? भाई बताओ तो, वो जमीन आसमान से टपकी थी, आपने बेच दिया। तो ठीक है, मैं ये भी कहता हूं कि आपको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, मुझे इसमें भी बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए और मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए ना कि इसका विज़न क्या है, वो क्यों टिका हुआ है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जनता एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनका कोई जातिगत वोट भी नहीं है कि उनका कोई जाति आधारित वोट हो, ऐसा भी उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो किसी ऐसे राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजी वो कामयाब हो पाई है, या जो उन्होंने यात्रा की है वाकई वो लोगों तक पहुंचे हैं? वो तो पहुंचे, लेकिन लोग क्या उस चीज़ को रिसीव कर पाए हैं, और उसमें क्या उनको चुना जा सकता है, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? मैं तो देखता हूँ, अब वो बिहार की जनता पर निर्भर करता है। जातिगत समीकरण पे एक बात मैं कहता हूँ, बिहार में जो भी वोट बीजेपी को मिलते हैं मोदी के नाम पे मिलते हैं। मोदी के जाति के बिहार में 1% लोग भी नहीं होंगे। तो जब भी बिहार पे ये आरोप लगता है कि जातिगत जातिगत जातिगत, तो एक बार मोदी की तरफ देखना चाहिए कि भाई लोकसभा के जब चुनाव होता है तो भाई वहां तो जंजीरें टूटती हैं, वो विधानसभा में क्यों नहीं टूटती नहीं हो सकता। राइट, आप समझ रही हैं। तो विधानसभा में 2 चीज़ें बिहार को इस बार करनी है और टूटनी चाहिए। अगर वो टूटती है तो बिहार के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग सुन के कहेंगे कि भाई मैं प्रशांत की तरफदारी कर रहा हूँ, मैं बिहार की तरफदारी कर रहा हूँ। सिर्फ प्रशांत की तरफदारी की बात नहीं है, मौका नए व्यक्ति को मिलना चाहिए। जड़ता आ गई है बिहार में,
एक जड़त्व हो गया है। बिल्कुल। वही लोग, वही पार्टियां, वही लोग सत्ता में, वही पार्टियां सत्ता में, उसी तरीके की राजनीति, वही सारी बातें, मतलब वो कुर्ता पैजामा और लंबी लंबी बातों वाला ही राजनेता, झूठ बोलने वाला ही राजनेता, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं कहता हूं कि पिछले 35 सालों से बिहार में पिछड़ा मुख्यमंत्री ही तो है। पिछले 75 साल में अर्चना 40 साल बिहार में पिछड़ा मुख्यमंत्री रहा है। 35 साल लगातार, उसके पहले भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, ये तमाम लोग के कार्यकाल मिला दीजिए तो मिला जुलाकर 5 साल वो भी होता है। अब ये 40 साल, चलिए उस 5 साल को हम इग्नोर भी कर दें, तब भी ये 35 साल लगातार पिछड़ा मुख्यमंत्री है। फिर पिछड़ों की स्थिति क्यों नहीं बदली? बिहार की राजनीति में, जातिगत राजनीति में से ज्यादा राजनीति अगड़े पिछड़े की है, ये समझना होगा। भाई आप क्यों, नीतीश कुमार क्यों चाहते थे कि जातिगत सर्वे हो? उन्होंने कराया, और कांग्रेस के एजेंडे पर आकर के बीजेपी को जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी केंद्र में। तो इसलिए कि वहां पर अगड़े पिछड़े की राजनीति बहुत बड़े लेवल पे है। अब जब आप अगड़े पिछड़े की राजनीति पर आते हैं तो लालू यादव मान लीजिए कि 15 साल सत्ता में रहे, पिछले 20 साल से फिर भी वो केंद्रीय राजनीति में हैं, बिहार की राजनीति की धुरी में उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, उनके बेटे हैं। बावजूद क्या, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, यादवों की स्थिति बदली? क्या बिहार में मुसलमानों की स्थिति बदली? जो उनका मेन है। अगर मुसलमानों की स्थिति बदली होती तो ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 5-6 सीटें नहीं मिलती, जो भी क्या 5 सीटें, शायद 5 सीटें मिली उनको। ठीक है कि वो लोग फिर आरजेडी में चले गए, लेकिन एक पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक को टारगेट करके, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीत जाते हैं। इसका मतलब है कि बिहार में राजनीति करने वाली पार्टियां मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही थी। क्या जब मांग की, इस बार ओवैसी का जिक्र, तो ओवैसी ने कहा कि गठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए पूरे तौर पे। तेजस्वी यादव ने मना कर दिया, कह रहे हैं कि आप चुनाव ही मत लड़िए अगर आप मदद करना चाहते हैं महागठबंधन की। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगने का डर है? तेजस्वी यादव जिस तरह से वक्त पे प्रदर्शन हुआ तो वो गांधी मैदान में खुद मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि वो, उनको कहा गया कि मौलवी हैं कुछ है, तो बहुत खुश थे, उन्हें लगा कि मुझे बहुत अच्छा कोई तमगा मिल गया है। वो जिस तरह से धर्म की इतनी, अभी तक पूरे देश की ये बात है, सिर्फ मेरे ख्याल में बिहार को इसमें कहना बिहार के साथ अन्याय होगा, पूरे देश की बात है कि क्यों ऐसा लगता है कि एक धर्म के लिए हम एक लाइन भी क्रॉस कर जाएं, बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएं, कुछ भी बोल दें, अगर कल को हमारी सरकार आई तो हम ये वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई आपके पास क्या हैसियत होगी, राज्य कैसे कर लेगा ये? तेजस्वी यादव की राजनीति को टोटलिटी में आप कह रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वाकई उन्होंने दिखता है काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हो? क्या ये बेचैनी है वही 5 सीटों की, मुस्लिम वोटों की, जो ओवैसी जिसमें सेंध लगा रहे हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही पॉइंट पे आई हैं, वही बेचैनी है। और दूसरा क्या है कि जिस तरीके की बात या बयानबाजी तेजस्वी करते हैं ना, वो उनकी पार्टी को सूट करता है, उनके वोटर्स को सूट करता है, और उनकी शिक्षा का असर है। तीनों चीज़ें तो शामिल है ना। शिक्षा तो हुई नहीं ठीक, तो इसीलिए तो उसी का असर है ना भाई। अगर आप बेहतर एजुकेटेड होते तो समझ होती बेहतर, तो आपको पता होता कि क्या बोलना है। वो आपको समझ में नहीं आता। आप मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं तेजस्वी के लिए एक बात कहता हूं कि सब नेता पुत्रों को लेगेसी मिलती है, उनको एंटी लेगेसी मिली है। ये बात भी सत्य है कि बिना लालू यादव के तेजस्वी यादव की कोई पूछ नहीं थी, लेकिन ये भी सत्य है कि तेजस्वी पे चारा चोर के पुत्र होने का आरोप लगता है। आज भी जंगल राज का जिक्र होता है। आज भी जंगल राज का जिक्र होता है। तो ये परिस्थितियां इसलिए बनी हैं क्योंकि वो एंटी लेगेसी में जाता है। इसलिए जो मेहनत दूसरे नेता पुत्रों को करनी होती, उससे ज़्यादा मेहनत तेजस्वी यादव को करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको एक तरफ एंटी लेगेसी को भी डैमेज करना है। हाँ, फ़ायदा ये है कि
लेगेसी उनको मिली हुई है। भाई वो लालू यादव के पुत्र हैं, तो उप मुख्यमंत्री बन गए इसी वजह से, उसी वजह से बन गए। नहीं तो लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो बहुत सारे यादव पुत्र हैं जो जिनको बिहार में कोई नहीं पूछ रहा, देश में कहीं कोई जगह नहीं बन रही। उनकी राजनीति के लिए तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? और ये बिहार की जनता को सोचना है कि मुझे अपने बेटे का भविष्य देखना है या नेता पुत्रों का भविष्य देखना है। ये सब पूरा परिवार, ये अभी जो रेलवे वाला मामला है, लैंड के बदले नौकरी के बदले ज़मीन वाला, उसमें भी चाहे तेजस्वी हों, चाहे लालू यादव की पुत्री हों, लालू यादव और राबड़ी, सबके नाम है इनके परिवार के। तो क्या ये नहीं सोचते मतदाता, मेरे मन में कई बार ये सवाल उठता है, चलिए एक हुआ, लालू यादव तो सज़ा याफ्ता हैं, सज़ा काट रहे हैं, जमानत पर बाहर हैं, क्या ये मतदाता क्यों नहीं सोचता है कि भाई एक नहीं दो नहीं, ये लोग जब ज़रा से थे तब इनके नाम पे बेईमानियां शुरू हो गई थी, तो ऐसे लोगों को हम फिर से उसी प्रदेश की जिम्मेदारी देने की अगर सोच रहे हैं तो ये तो सवाल उन लोगों पे, उन वोटर्स पे, मतदाता पे, बिहार के लोगों पे उठता है ना। आप ऐसे ही लोगों को चुनते हो तभी आपका भविष्य ये है। सॉरी, मुझे लगता है मैं बहुत हार्श हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और यही बात तो हम लोग भी कहते हैं, यही बात तो प्रशांत घूम घूम के कह रहे हैं। मैं प्रशांत में संभावनाएं क्यों देखता हूँ? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। वो कह रहे हैं पहले आप अपने आप को बदलो, आपको बदलना होगा, आप नहीं बदलोगे तो ये बिहार नहीं बदलेगा। आप चुनो ना, अपना नेता आप चुनो। बिहार में बदलाव चाहिए तो आप अपना नेता चुनो। आप क्यों किसी नेता पुत्र को चुन रहे हो? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जाति का है। हाँ। आप किसी अपराधी को क्यों चुन रहे हो? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जाति का है, सीरियसली। या आपके बहुत अच्छे संबंध हैं उससे, आपको कोई लाभ दिया है, कहीं कोई फ़ायदा दिया है तो आप उसको चुन रहे हो। सबसे पहले तो क्या है कि रॉबिन हुड वाली जो भी छवि के लोग हैं या इस तरीके के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको तो इस देश में ही कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपराध अपराध है, अपराध है, बिल्कुल ठीक है, अपराध अपराध है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, मैं नाम फिर नहीं लूँगा। मैं एक पॉलिटिशियन है, अपराधी भी रहे, पॉलिटिशियन कम है, ठीक ठाक क्रिमिनल इस देश के बिहार के ही नहीं, इस देश के ठीक ठाक क्रिमिनल, और थोड़े पढ़े लिखे भी। अगर उस व्यक्ति के इलाके में आप जाइए तो देवता था वो। और चूंकि मैं बिहार से आता हूँ, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, तो उन्होंने मुझे संपर्क किया कि आप मेरी जीवनी लिखिए। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा इस पर तो फिल्म बन सकती है इसकी जीवनी पर। मैं मुंबई में मैंने किसी से बात भी की, सब कुछ हुआ, और मैं लिखने बैठा तो करीब मैंने 50 पेज लिखा, और 50 पेज के बाद मैं टालने लगा। फिर उस व्यक्ति को मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि किसी भी तरीके, जबकि उसने मुझे ये कहा था कि आप सिर्फ मेरी बुराइयां लिखिए, मैं छूट देता हूं आपको, लेकिन लिखिए। फिर मुझे लगा कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में 200 पेज लिखा जा रहा है तो उस व्यक्ति में कुछ तो बात होगी। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। भाई 200 पेज लिखा जा रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो मैंने कहा कि ये तो फिर मैं ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति का महिमा मंडन कर दूंगा, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे जानने वाले हैं। मुझे भाई पत्रकार के तो जानने वाले हर किस्म के लोग होते हैं, सही बात है। तो वो मैं उन पे मैं लिखूं, मैंने नहीं लिखा। हालांकि उससे बहुत बाद में नाराज़ भी हुए, वो दुखी हुए, नाराज़ क्या होते, आई गई बात चली गई। मैं बाकियों को भी कहता हूं कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, आपकी जाति का है, आपके धर्म का है, आपके गांव का है, आपके समाज का है, हटाइए उसको। वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और ये अगर बिहार की पब्लिक समझ जाएगी जिस दिन भी, उस दिन बदलाव हो जाएगा। नहीं समझेगी तो चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। लालू यादव के घर में, परिवार में, उनके दूसरे पुत्र तेज प्रताप यादव, उनको लेके भी खबरें होती हैं, लेकिन अलग तरीके की खबरें आती हैं। राजनीति से जुड़ी खबरें नहीं आती। कभी आती हैं कि वो भगवान शिव का अवतार हो जाते हैं, कभी वो भगवान कृष्ण का हो जाते हैं, कभी उनकी पहली शादी जो ऐश्वर्या राय से हुई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो सारा सीन हुआ वो सब, उसके बाद फिर अभी कि उनके दूसरे संबंधों के जो चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, लेकिन जब वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर चर्चा होती है। तो वो चीज़ें जो सामने आई, उसके बाद फिर लालू परिवार की तरफ से हुआ कि हमने इसको परिवार से इनको अलग कर दिया, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। ये मतलब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है, समझ में नहीं आता है। लालू यादव के परिवार में उनके जो दोनों पुत्र हैं ना, वो मूर्ख हैं।
पहले पुत्र ईमानदार मूर्ख हैं और दूसरे पुत्र बेईमान मूर्ख हैं। यही समझना होगा। ये पॉडकास्ट जब आप रिलीज़ करेंगे ना तो बहुत लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन ये दोनों परिस्थितियाँ यही हैं। तेज प्रताप के साथ क्या है कि थोड़ी ईमानदारी उस व्यक्ति में बची है, तो समाज के लिए बची है कितनी वो तो काम करेगा तो पता चलेगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व में थोड़ी ईमानदारी है। तेजस्वी में वो नहीं है। तेजस्वी श्रूड पॉलिटिशियन है। वो जिसको कहते हैं कि एक तो राजनीति होती है और एक होती है बहुत ही विभत्स राजनीति। देश में हर जगह हो रहा है, विभत्स राजनीति का दौर है ये, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। बिहार में तेज प्रताप की कदम से पार्टी को नुकसान होगा या होने वाला दिखेगा तो पार्टी उससे अपने आप को अलग करेगी। भाई उनके एक व्यक्ति, और ये तो डायनेस्टी में होता आया है। वो तो कहीं भी दल में जब दो लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही। महाराष्ट्र में हमने देखा ही है, यहाँ भी हम देख ही रहे हैं। थोड़ी बहुत मरमरिंग बंगाल में भी शुरू हो गई थी, जबकि उन्होंने अभिषेक को ही सब कुछ सौंपा हुआ है बावजूद इसके, और लोग उनके परिवार से ही धावे बोलने शुरू हो गए थे। केंद्र में जो इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वहाँ भी मरमरिंग चलती ही रहती है। हाँ। तो ये तो होगा। जो समझदार और जो संगठित संस्थाएं होती हैं वो इस मरमरिंग को दबा लेती है या उस तरीके की परिस्थितियों को अपने लिए ढाल लेती हैं। जो बहुत मैच्योर नहीं होते हैं वो नहीं ढाल पाते। वही हुआ उनके साथ। जो लोग जो बार बार कहते हैं ना कि जयचंद, तेज प्रताप कहते हैं कि जयचंद आ गया है, तो जयचंद बाहर से नहीं आता है ना, जयचंद तो घर में होता है। तो उनका जयचंद कौन है, किसकी तरफ इशारा करते हैं? हमको लगता है कि परिवार के कुछ सदस्य होंगे। भाई अब कौन होगा ये तो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा, उन्हीं लोग जानते होंगे, लेकिन परिवार के ही कुछ सदस्य होंगे। भाई कई बहनें हैं तो हो सकता है कि बहनों ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस तरीके से बड़ा परिवार है तो उस तरीके से होगा। तो और कुछ लोग बाहर से भी आकर के तेजस्वी को ज्ञान तो देते ही हैं, तो वो लोग भी होंगे। तो ये परिस्थितियाँ उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे भी उस सीट पे खड़े हो जाएंगे जहाँ से वो पहले लड़े थे, तो मुझे लगता है कि आरजेडी अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं देगी, या देगी तो बहुत कमज़ोर देगी, क्योंकि वो फिर नहीं चाहेगी कि ये कंपटीशन करें कि हम दिखाएं कि नहीं तुम कुछ नहीं हम सब कुछ, क्योंकि रहेंगे तो परिवार में ही, वो कहीं जाने वाले हैं नहीं। वो थोड़ा बहुत चलेगा चुनाव तक ड्रामा, तो यही सब चल रहा है उनका। तो इस बार आपको कांग्रेस की क्या परिस्थिति लग रही है बिहार में? क्योंकि काफ़ी समय पहले से ही राहुल गांधी भी एक्टिव हैं, जो शायद चुनाव के आसपास ही एक्टिव होते हैं, लेकिन इस बार बिहार में एक्टिव हैं। कन्हैया कुमार के तो टांग के घूम रहे हैं। पहले उनको वहाँ दिल्ली में चुनाव लड़वाया, वो हार गए। बिहार में चुनाव टिकट दिलवाना चाहते थे, लोकसभा का मिला नहीं। लालू यादव ने मतलब देने नहीं दिया, कह लीजिए, उनकी अपनी पार्टी से लालू यादव का इतना दबाव था। अच्छा, इससे पहले सवाल, क्या लालू यादव को दो लोगों से, एक कन्हैया कुमार और एक पप्पू यादव, इन दोनों से खतरा लगता है अपने पुत्र के लिए, तेजस्वी के लिए? इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन दोनों की पॉलिटिक्स बिहार में हो, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, पप्पू यादव को टिकट नहीं देने दिया, उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा, और खैर कन्हैया को तो टिकट ही नहीं दिया गया। देखिए, पप्पू यादव का अपने इलाके में जनाधार है, और वो इसलिए है कि पैसे के बल पे है। पैसा, अथाह पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, ज़मीनें बेच के आती हैं, ज़मीन कहाँ से आई है, ये सब पे नहीं जाते हैं, लेकिन वो पैसा खर्च करते हैं और पैसे पे पब्लिक वहाँ उनके पीछे घूमती है। इसलिए लालू यादव सिर्फ पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने देते कि खतरा हो सके, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, और उन बातों का जिक्र जो एक दबी ज़बान अफवाह कह लीजिए या दबी ज़बान चर्चा कह लीजिए, जो बिहार की राजनीति में रही है, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है। पप्पू यादव मीसा भारती से शादी करना चाहते थे। अच्छा। और ये अफवाह थी या चर्चाएं थीं उस दौर में। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं वो सब जानते हैं इस बात को। तो उस वक्त की परिस्थिति में लालू यादव ने उनको पार्टी से दूर किया, अपने से दूर किया।
तो ये जो कम लोग जानते हैं, लेकिन ये कहानी है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं बातें दबी हुई हैं। तो इस वजह से भी लालू यादव उनको आगे, वो एक हमको लगता है कि ये एक अंदर अंदर बैठा होगा कि ये ऐसी सोच थी इसकी, इसीलिए आगे नहीं कि किसी भी नहीं हाल में किया। नहीं। और अब चूंकि लीडर बन गए हैं तो वो एक लीडर बनना चाहते होंगे, तो इसलिए उनको अपनी पार्टी में जगह नहीं दी। दूसरा ये तय है कि जब पप्पू यादव आएंगे तो तेजस्वी भले ही बहुत नुकसान नहीं हो उनको, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही, चूँकि यादव की कैटेगरी है। अब आते हैं कन्हैया कुमार पे। कन्हैया कुमार एक यूथ लीडर है और यूथ लीडर के तौर पर अच्छा बोलता है, जेएनयू का पढ़ा लिखा लड़का है तो ठीक बोलेगा, अपनी बातों पर अडिग रहता है। जेएनयू के छात्र संघ का नेता रहा है तो बदतमीज़ी भी बहुत अच्छी तरीके से करता है वो नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ। उसको मालूम है कि किस तरीके से हमको डील करना है। तो वो व्यक्ति आने वाले दौर में बिहार की राजनीति में एक चेहरा हो सकता है। और होने के बाद मैं तो ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस को वहाँ पर उसको बाकायदा अध्यक्ष बना करके चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए। लालू यादव राजी होंगे इसके लिए? नहीं होंगे तो फिर आपकी गलती है ना कांग्रेस की। भाई कांग्रेस ही तो वो पार्टी है जिसने लालू यादव को वहाँ रिवाइव करा के रखा। एग्री, बिल्कुल सही बात। भाई कांग्रेस, जब लालू यादव ने जनता दल का विभाजन किया, जब अपनी पार्टी बनाई, और रातों रात जब वो पार्टी बना करके अपनी पार्टी के, भाई उनके साथ क्या था, चारा घोटाले का आरोप, जेल जाने की परिस्थिति। उस परिस्थिति में उनके पास दो ऑप्शन थे। उनको कहा, उस समय वो क्या थे, उस समय वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उनको कहा गया कि भाई आप पद छोड़िए, मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़िए और ये पद छोड़िए आप। उन्होंने पद तो क्या छोड़ा, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी तोड़ दी। पार्टी ऐसी तोड़ी कि लीडर, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के सारे लीडर लगभग उनकी पार्टी में चले गए। तो पार्टी तोड़कर उन्होंने एक पार्टी का अपना संगठन बनाया। तो लालू यादव ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को खड़ा किया उसमें, और बाद में जब लालू यादव की सरकार गिरने की परिस्थिति आई या उनको सीटों की कमी दिखी, तो उन्होंने रातों रात जो सेटिंग की सीताराम केसरी के साथ, सीताराम केसरी को उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पे उन्होंने मदद मांगी उस कांग्रेस से जिस कांग्रेस को रूट से उखाड़ने में लालू यादव ने मदद की थी, उनकी भूमिका थी। सीताराम केसरी ने एक ही शर्त रखी कि मेरे जितने विधायक हैं वो मंत्री बनेंगे, और लालू यादव ने माना, उनके सारे विधायक मंत्री बने, हो गया। मैं इसमें अर्चना एक बात और जोड़ूंगा, केंद्रीय कांग्रेस की जो टीम है ना, वो बिहार से लीडर चाहती नहीं है, और अब वो अनायास, अब वो क्या हो गया, सिस्टम में आ गया है। एक दौर में जब आप राजनीति का इतिहास देखिएगा तो जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री होने से पहले बिहार यूपी का ही दबदबा कांग्रेस में सबसे ज़्यादा था। बिल्कुल, लेफ्ट की टीम थी बहुत स्ट्रांग, उधर से लोग थे कांग्रेस में, बहुत अच्छे पदों पे थे, कामराज जैसे लोग थे, सब लोग थे, लेकिन वो दबदबा वहाँ था नहीं। लेकिन परिस्थिति बिहार और यूपी के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस में बहुत दावेदार थे। नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी तो नरसिम्हा राव ने ये देखा कि हमको चुनौती तो बिहार से मिलेगी, तो नरसिम्हा राव ने बिहार की कांग्रेस को गर्त में पहुंचाने का काम शुरू किया, और वो फिर एक सिस्टम में आ गया। लोग बिहार के कांग्रेस लीडर्स को बड़ा होने ही नहीं दिए। नतीजा क्या हुआ कि बिहार का जब कांग्रेस लीडर बड़ा नहीं होगा तो वो अपने जुगत जुगाड़ से जीवन चलाने लगा। अब उसमें देखिए ना, कई कांग्रेस अध्यक्ष दूसरी पार्टियों के नेता बने बैठे हैं। पिछले 10-15 सालों में बिहार के कई कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों को शोभा बढ़ा रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अध्यक्ष ही चला जाता है। उस परिस्थिति में क्या हुआ कि जब आप ये देखते हैं कि कांग्रेस
तो ये इस तरीके से कांग्रेस ने अपनी ज़मीन वहाँ खराब की, और अब लालू यादव के बिना कांग्रेस का वहाँ कुछ क्या कांग्रेस को लॉन्ग टर्म गोल अगर सोच के काम करती है, अगर वापस से और ये बिहार क्या यूपी, आप यूपी में देखिए कांग्रेस खत्म है, 2-2.5% वोट मिला था पिछली बार। अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, बिहार की बात करते हैं क्योंकि बिहार पे हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार का चुनाव होना है, क्या कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अपना कैडर तैयार करना चाहिए, कार्यकर्ता, और एक जिम्मेदारी किसी एक नेता को, आप जैसे कह रहे हैं अगर कन्हैया कुमार लगता है, अगर चलिए वही लगते हैं, राहुल गांधी को लगते हैं, फैसले तो राहुल गांधी लेंगे, कोई और तो लेगा नहीं, अगर लगता है कि कन्हैया कुमार में है वो पोटेंशियल, तो आप क्यों नहीं उनको पूरी जिम्मेदारी दे देते हो? आप ये जो करते हो ना, ट्रांसपोर्ट करते हो, ये यहाँ से वहाँ ले जाते हो, कुछ दिनों का फिर दिखावा, फिर वापस आ जाते हैं। तो आपने पहले कहाँ से, आप गिरिराज सिंह के खिलाफ, गिरिराज सिंह के सामने चुनाव लड़े, फिर आप उनको दिल्ली ले आए, फिर आप उनको बिहार ले जा रहे हो, तो आप ये रोलर कोस्टर बंद करिए ना, ये आप उनको स्थापित करिए बिहार का नेता। बिल्कुल। ये देखिए राहुल गांधी के साथ भी प्रॉब्लम क्या है ना, राहुल गांधी के जो कोर टीम है वो उनके बिस्किट का स्वाद वो तय करती है कि नमकीन खाना है कि मीठा खाना है। इनका अपना स्वाद डेवलप हुआ नहीं है। नतीजा ये है कि राहुल गांधी जब जैसी परिस्थिति बनी उन्होंने ऐसे नेता चुन लिए, और आज नहीं होगा ना। आज अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो आज आप सोचेंगे कि मैं तेजस्वी के एगेंस्ट में खड़ा करके कन्हैया कुमार को लीडर बना दूं बिहार में, नहीं हो सकता ना। आप छोड़िए, 5 साल लड़ने दीजिए उसको मेहनत करने दीजिए। प्रशांत किशोर ने 3 साल मेहनत की है ना, बिल्कुल सही बात है, तो आप उसको करने दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि बिहार में युवा लीडर्स की कमी थोड़ी है। कन्हैया कुमार है, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, 4 लोग हैं। जनता को तय करने दीजिए इस चारों में से कौन उसके काम क्या है। और अब वाकई में परिवर्तन जरूरी है। बहुत बोरिंग भाई सा, क्यों उबासी सी हो गई है वहां पे जो स्थिति है, तो उसमें भाई क्यों नीतीश कुमार ही बार बार आएंगे, क्यों वही पार्टियां बार बार आएंगी? भाई नए लीडर को आने दीजिए, देखिए मौका। और ये बिल्कुल जो आपने सही एग्जांपल दिया, जब प्रशांत किशोर इतने कम समय में आके बिना किसी आधार के खुद को बना सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपना जनाधार बना सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, तो आप तो इतने साल पुरानी पार्टी हो, लेकिन आपको अगर फौरी चाहिए कि अभी हमें 10 सीट जीत जाए, 20 सीट जीत जाए, तो बात अलग है। आपको लॉन्ग टर्म फॉर्मूला बना के चलना होगा, और ये बेसिक लेवल पे कांग्रेस के लैक कर रहा है। सिर्फ अगर हम बिहार की बात क्यों करें, हाँ, पूरी जगह। अब कन्हैया में पोटेंशियल है ना, कन्हैया कम उम्र का आदमी है, उसके साथ संभावनाएं हैं, लेकिन आप कम उम्र के आदमी को आप मौका नहीं दे रहे, पूरी छूट नहीं दे रहे। रथ में नहीं चढ़ने दिए पप्पू यादव कन्हैया कुमार को। वो आप बताइए, देखी थी आपने? भाई बिल्कुल देखा मैंने। आप सोचिए, नीचे किया गया। आप सोचिए, आप वहां चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, आपकी पार्टी गई है, और आप में इतनी कुवत नहीं है कि आप तेजस्वी का विरोध करके अपने नेता को अपने रथ पे बिठा सकें। जिनके लिए आप जाते हो, रैली करते हो, यात्रा निकालते हो, सब करते हो, उनको अपने रथ में नहीं बिठा सकते आप। तो क्या स्थिति है? तो इसलिए क्या है कि वहाँ तो कांग्रेस सीधे सीधे आरजेडी के रहमो करम पर है, और उसमें कांग्रेस के नेताओं का योगदान है, उसमें बिहार की पब्लिक का कोई रोल नहीं है। चिराग पासवान, इनको आप कैसे बिहार की राजनीति में देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के लिए चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, इस बार या अगली बार, या उनका कहीं मुख्यमंत्री बनने का आपको स्कोप देखते हैं, या एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर कर दें बीजेपी में? और कितनी संभावनाएं चिराग पासवान में आपको दिखती हैं? रामविलास पासवान की लेगेसी उनको मिली हुई है, लेकिन क्या वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं वोट के लिहाज से? देखिए, वो बातें अच्छी करते हैं, काम अच्छा नहीं करते। अच्छा, जमीन पर काम नहीं कर रहे ना, बातें बहुत अच्छी करते हैं। चिराग से मैंने कई बार बात की, तो चिराग की बातें अच्छी हैं। भाई बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। केंद्र में वो गठबंधन में है, बावजूद इसके नीतीश कुमार की आलोचना भी करते हैं, सरकार की पहले भी करते रहे हैं, अब भी करते हैं, और घोषणा कर देते हैं 243 सीटों पे लड़ेंगे। वो घोषणा इस तरीके से थी कि हम खुद क्या लड़ेंगे, हम सबको मिल के लड़ेंगे, तो वो थोड़ा उसको इस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। बावजूद इसके हम कह रहे हैं कि वो बातें वो करते हैं। विलय तो वो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि समंदर में विलय होकर के नदियों का कुछ होता नहीं। बीजेपी के लिए भी ज्यादा ये फायदेमंद नहीं होगा अगर पार्टी विलय हो जाए तो? बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी का एक पर्टिकुलर वोट बैंक, हाँ, वोट बैंक है भाई। एक दलित वोट बैंक जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो उस पार्टी की वजह से जुड़ा हुआ है। वो सीधा सिर्फ
चिराग पासवान के इधर आने से नहीं होगा। तो वो पार्टी एक बना करके रखनी होगी, वो बीजेपी को भी समझ में आती है, वो चिराग पासवान को भी समझ में आती है। और बिना तैयारी के पिछली बार लड़ करके 6-6.5% वोट तो उनको आए ही थे बिहार में, तो वो वोट परसेंटेज भी ठीक था। लेकिन अब क्या है कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी अगर इस बार सत्ता में आती है तो बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बार बीजेपी बिहार में किसी दूसरी पार्टी के नेता को नहीं बनाएगी। पिछली बार रिपीट नहीं होगा जब कम सीटें आई थी जेडीयू की, नीतीश कुमार ने कहा कि आप बना लीजिए अपना। हाँ। मतलब वो था ना कि बना के देखो, चला लेना सरकार, तरीका वही था। हाँ। इस बार क्या नीतीश कुमार ये ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इस बार वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार उनकी सेहत साथ नहीं देगी। इस बार परिस्थितियां और बदल गई हैं। इस बार अगर वो इस तरीके के ब्लैकमेल करना चाहेंगे तो पार्टी टूट के बीजेपी में शामिल हो जाएगी आधी से ज़्यादा। तो जो कमियां होंगी शायद वो पूरी हो जाएं। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए और कितनी सीटें आती हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चिराग हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ें, हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे भी लड़ें, और हो सकता है कि कुछ मेजर रोल के लिए वो तैयार भी हों। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी अभी उनको इस बार अगर सत्ता में आती है, हाँ बशर्ते कि गठबंधन में बाकियों की सीटें ज़्यादा आ जाएं, बीजेपी की बहुत कम आ जाए, बीजेपी सपोर्ट करने की स्थिति में रहे सिर्फ, तो अलग कहानी है। ये होना नहीं है। तो उस परिस्थिति में तो मुझे लगता नहीं है कि बिहार में चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि भाई क्यों बनाएगी दूसरी पार्टी के लीडर? बिल्कुल सही बात है। और या तो फिर आपका इतना वोट हो, इतना बढ़िया पार्टी हो, कुछ आपका इतना जनाधार हो, लगे कि हाँ साथ में रहने से बड़े भाई छोटे भाई वाली की भूमिका हो, तो वो तो कहीं से कुछ है नहीं, ऐसी कोई प्रेजेंस है नहीं उनकी। इस बार जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है मतदाता सूची का, इसको लेकर बड़ा शोर मच रहा है। और खबर ये भी आई कि 41 लाख मतदाता अपने घरों पे नहीं पाए गए। उसमें 14 लाख करीब ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ वहाँ से पलायन कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका वोट कहीं और भी था, और कुछ ऐसे हैं जिनका अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या थे क्या नहीं थे। एक तो अगर ये प्रक्रिया सामान्य है जो होती है हर कुछ समय पे जो हो रही है, इसको लेकर लेकिन कुछ दलों में, खासतौर पर विपक्षी दलों में, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी। आरजेडी क्यों इतना परेशान है? अब तेजस्वी यादव ने तो 35 दलों को पत्र लिख दिए हैं कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये बीजेपी को जिताने की। क्यों लगता है कि बीजेपी को जिताने की तैयारी है? क्यों इतनी बेचैनी है? इसका कारण क्या लगता है आपको? सही काम गलत समय पर। चुनाव से पहले एक प्रक्रिया हर साल हर चुनाव से पहले होती है, वोटर लिस्ट अपडेट होता है। प्रोसेस में हो जाना चाहिए था। इसको लेकर के पहले पैरामीटर सेट करना कि इस पैरामीटर्स पे ही आपके वोटर लिस्ट की छानबीन होगी। फिर एक स्टेटमेंट देना कि 2003 से पहले के लोगों की नहीं होगी, 2003 के बाद जो भी लोग वोटर आए हैं उन सब की जांच होगी। इसकी वजह तो आधार भी तो है ना इसका कि 2003 में एसआईआर हो चुका है, ये उसके बाद हो रहा है। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है 2003 के बाद चुनाव। 2003 के बाद तो बहुत सारे चुनाव हुए हैं, तो पहले आपने परिस्थितियां क्यों नहीं ठीक की? चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, अभी आपको अक्ल आई, अभी ठीक कर लेना था। चुनाव से ठीक पहले एक नॉर्मल प्रोसेस में इसको होने देते। चुनाव आयोग की कुछ कमियां, कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से यह मामला तूल पकड़ा। भाई सुप्रीम अदालत ने क्या कहा कि हम इसको रोक तो सकते नहीं हैं, रोकना उचित भी नहीं है, वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई मैं लंदन रहता हूं, लेकिन मैं बिहार का वोटर हूं। मैं बिहार में हर चुनाव में, मुखिया के चुनाव में भी वोट देने आता हूं। ठीक है, जाहिर सी की बात है कि मैं बहुत पहले से चुनाव में वोट दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम है, मैं लंदन में हूं, मैं दिल्ली आया, मैं बिहार नहीं गया। हो सकता है कि जब मैं चुनाव में वोट देने जाऊं तो वो मेरा नाम हटा चुके हों। इसके लिए भी तो प्रोसीजर है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हर चीज का प्रोसीजर तो तय किया गया है। ये बताइए, ऑनलाइन मैं कर लूंगा। हाँ। कितने लोग बिहार के हैं जो ऑनलाइन कर लेंगे? नहीं, इसीलिए तो क्योंकि आप लंदन में रहते हैं ना, तो आप ऑनलाइन कर सकते हाँ, हैं। तो मैं कह रहा हूं मैं कर लूंगा ना। बाकी लोग तो वहां पे हैं जो नहीं है, तो मैं वही कह रहा हूं कि सही काम गलत समय पर गलत तरीके से हो रहा है। बस यही हो रहा है। काम बहुत सही है।
आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितने मर गए, वो वोटर बने हुए हैं, कोई तो वोट गिराता होगा उनके। और इसमें एक ये भी है कि कितने गलत लोग आ गए, गलत लोग आ गए, जो आ गए हैं। अच्छा जो आ गए वो तो आप ही की सरकार में आए हैं। सवाल तो यही है भाई अगर 2005 के बाद कितने लोग आए, 2005 से तो नीतीश और बीजेपी की सरकार है, आप ही की सरकार में लोग आए। चलिए हम ये भी कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, सही समय पे जाग गए, अभी भी बुद्धि आ गई, आपको इसको रेक्टिफाई करना है, गलत लोगों को हटाना है, तरीका सही होना चाहिए। तरीका ठीक इसलिए नहीं है कि आप एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बीएलओ को पता नहीं है आपका सिस्टम। बिहार में शराबबंदी सही काम है, तरीका गलत है। कहीं भी शराबबंदी सही काम है लेकिन तरीका गलत है, इसलिए शराबबंदी पूरी दुनिया में सफल नहीं है। किसी भी तरीके के एंटी जो प्रोविजंस हैं ये सारे, ये सक्सेस क्यों नहीं होते हैं दुनिया में? इसलिए नहीं होते हैं कि तरीका उसका गलत है। आपने सही मुद्दा उठाया, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में तो ये तरीका गलत है। आप वोटर से बात करिए, आप उनको भाई आप फॉर्मेट में डाल दीजिए कि आपने आधार आप ले आइए, अपना वेरिफिकेशन कराइए। अच्छा बीएलओ वेरीफाई करता है, बीएलओ वेरीफाई करता है, बीएलओ बाहर से तो आता नहीं है, बीएलओ लोकल होता है, उसको गांव के एक एक व्यक्ति का पता होता है। भाई अगर उसने गलत चीजें बनाई हैं तो उसने पैसे लेकर के बनाई हैं। हम और आप बीएलओ बन के थोड़ी जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कोई मोतिहारी में सहरसा का बीएलओ थोड़ी आता है। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय जो शिक्षक है वो वहाँ का बीएलओ है, वो उसको तय करता है कि हमारा वोटर लिस्ट ये है। उसको एक एक व्यक्ति का नाम पता है। मेरा बीएलओ मुझे 3 बार कह चुका कि 3 चुनावों से वो कहता है कि भाई साहब आप अपनी श्रीमती जी का नाम क्यों नहीं ऐड कराते। हम बोले वो कहीं और की वोटर है, वो नहीं आना चाहती यहाँ वोटर बनने। आप समझ रहे हैं? तो वो बोलता है बार बार कि आप करा लीजिए उनका नाम वोट में ऐड। हम बोले यार अब उन वहाँ से पहले हटाऊंगा तब फिर यहाँ कराऊंगा। तो उसको पता है, हर बीएलओ हर व्यक्ति को गांव में जानता है। लेकिन वो अगर वहाँ गड़बड़ी हो रही है तो बुनियाद पे हो रही। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा काम है, बहुत सही काम है, गलत तरीके से गलत समय पे हो रहा है। आप 3 महीने पहले कर लेते, आपको टाइम देना चाहिए था ना। आप अचानक से कम समय में आप चाहते हैं कि पूरा हंगामा हो जाए, तो आप चाहते हैं हंगामा हो जाए। विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए। फिर विपक्ष क्या करता है कि आपकी जो कमियां हैं उस कमियों के पॉइंट्स को उठा करके डालता है। जैसे ये कहा गया कि जो 11 पेपर कहाँ से, जबकि उसमें से एक दिन है। लेकिन लोगों में भी कितना कंफ्यूजन फैलता है भाई। लोग पैनिक करेंगे, लोग परेशान भाई। आप जब बीएलओ आप जाइए ब्लॉक में, वहाँ पर पंचायत में कहीं भी जहाँ लिस्ट लगाई है उस पर लिखा ही नहीं है, उस पर सिर्फ 11 कागज की लिस्ट लिखी है। उस पर लिखो ना एक लाइन कि इनमें से एक चाहिए। कोई भी पैनिक कर जाएगा कि आप अगर कहेंगे कि 11 कागज दोगे तो कहाँ से लाएगा आदमी? नहीं, हमारे आपके पास नहीं होगा सारे कागज। सही बात है भाई। अगर मान लीजिए मेरे पास आधार है, अच्छा राशन कार्ड हर किसी के पास नहीं है ना। राशन कार्ड तो बीपीएल वालों के पास है ना। आपने उसमें लिख रखा है, लोग कंफ्यूज हो गए बहुत सारे कि मेरे पास तो है ही नहीं राशन कार्ड। तो मैं ये कहता हूँ कि सही समय पर सही काम होना चाहिए। तो गलत तरीके से हुआ, काम सही था, लेकिन अब वो वहाँ लोगों को समझ में आ गया है बिहार में। ये मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष के दलों ने जिस तरीके से उठाया था और उनको लगा था कि बहुत बड़ा माहौल बना देंगे, वो फिर हो नहीं पाया। और ये तो हुआ है ना भाई, गलत तो लोग बने हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और जो घुसपैठ हुई है, जो बाहर से आए हैं, जो लोग ऐसे हैं जो इलीगल हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल बेस तो यही है ना कि एक भी भारतीय का वोट कटना नहीं चाहिए और एक भी बाहर का व्यक्ति क्यों भारत में वोट दे, क्यों, और जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है, वो आखिर क्यों चाहते हैं? क्या उनको लगता है कि ऐसे लोग जो हैं वही उनके जो गलत वोटर हैं, वही उनके वोटर हैं, उन्हीं की बदौलत वो जीतेंगे, इसीलिए वो इतना परेशान है? तो ये है मामला। सर, आपने शराबबंदी का जिक्र किया, बिहार की शराबबंदी बड़ी फेमस हुई। मुझे याद है जब मैं ईटीवी में थी, तो मैं ईटीवी बिहार में ही थी, तो एक खबर आई थी, वो मुझे कभी नहीं भूलती है, कि बिहार के कहीं पे थाने पे आके, मुझे ठीक से इस वक्त याद नहीं, शराब रखी हुई थी और बाद में जब वो हुआ तो हुआ कि शराब चूहे पी गए।
तो वो खबर मुझे कभी नहीं भूलती कि चूहे भी शराब पीते हैं, वो एक खबर थी। तो लेकिन बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी के बाद जितने लोगों की मौत हुई, जो आपने जिक्र किया भी कि जिस तरह से लागू किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और इससे सरकार का नुकसान हो रहा, राजस्व का। लोग आज भी शराब बिकती है, लोग बल्कि जहरीली शराब, इस तरह की चीज़ें पी के मौतें हो रही हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का एक बयान मुझे याद है, जब उन्होंने कहा था कि जो लोग पीते हैं वो पी के मरे, हमें उनसे हमदर्दी नहीं है। क्या सरकार की, मुख्यमंत्री की, प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपने नियम बनाया तो सही तरह से लागू हो, पूरी तरह से लागू हो, या लोगों को आप मरने के लिए छोड़ देंगे? देखिए, शराबबंदी को लेकर के मैं 2-3 बातें मैं कहता हूँ। पहली बात, इस देश में कानून समान होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति गोपालगंज में शराब पीता है, वो अपराधी है। 20 किलोमीटर दूर आकर के गोरखपुर में शराब पीता है, वो अपराधी नहीं है। सही बात है। और वो शराब पी के चले जाए गोपालगंज तो वो अपराधी हो जाएगा। वो अपराधी हो जाएगा। तो ये इस देश में इसमें कानूनविदों को इस पे काम करना चाहिए और एक नियम बनाना चाहिए। एक राज्य में वो अपराध है, दूसरे राज्य में वो अपराध नहीं है, ऐसा कैसे है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलिए मान लीजिए कुछ उस पे के लूप होल्स होंगे, आपने बनाए नियम कानून, तो उसको लागू कराने की एक परिस्थिति बननी चाहिए। अगर शराबबंदी है तो शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी का मतलब ये नहीं है कि शराब आपके घर पे उपलब्ध है ब्लैक में। बिहार में जब नीतीश कुमार शासन में आए, उसके बाद जब वो दूसरी बार शासन में आए, तो उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया, वो किया शराब की दुकानों का। बिहार में शराब की दुकानें, शराब के लाइसेंस नीतीश कुमार की सरकार ने बांटे और खुल के बांटे। मतलब आप समझिए कि बहुत पढ़े लिखे नौजवानों ने, जो ग्रेजुएट है उसके पास रोज़गार नहीं, उसको लाइसेंस मिला, उसने शराब की दुकानें खोली। नतीजा ये हुआ कि इतनी दुकानें खुली कि स्कूल के बगल में, अस्पताल के बगल में दुकानें खुलने लगी, सब लाइसेंसी दुकानें। और ये सब नीतीश कुमार की सरकार में हुआ। नीतीश कुमार ने सरकार में 5 साल तक खूब शराब की दुकानें खुलवाईं, और जब वो मैदान में उतरे अगली चुनाव से पहले, तो जब जिस तरीके से एक तरफ उन्होंने बच्चियों को साइकिल दी, पोशाक दिया, माँओं के खाते में पैसा दिया, तो वो माएँ जिनके खातों में बच्चों के पैसे आते थे, वो शराब से जो परेशान हुई, तो जब नीतीश कुमार मैदान में उतरे तो उनका विरोध हुआ। उनको लगा कि ये इसको बंद करना चाहिए। तभी से उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं सत्ता में आऊँगा तो बंद करूँगा। भाई 2010 में आपने दुकानें खुलवाई, 15 तक आपने सारी दुकानें खुलवाई, और 15 में आपने अनाउंस किया कि मैं सत्ता में आऊँगा, बंद कर दूँगा। 16 में अचानक से एक दिन आपको इल्हाम हुआ कि अब बंद कर देना चाहिए। आप उठे, शराब की दुकानें आपने बंद कर दी। पहली बात कि जो व्यक्ति शराब की दुकान लाइसेंस लेकर चला रहा था, वो रोज़गार का क्या हुआ? दूसरी बात, जब आप शराब की दुकानें आपने खुलवाई, उसके पहले 200 करोड़ रुपए सालाना राजस्व थे। आपने दुकान खुलवा करके 500, 700 बढ़ाते बढ़ाते 1000 करोड़ सालाना राजस्व तक पहुंचा दिया। 1000, 2000 करोड़ तक पहुंचाया आपने। उस राजस्व का क्या हुआ? फिर आपने दुकानें बंद करा दी। जब आपने दुकानें बंद करा दी, ब्लैक में बिकने लगी। अब ब्लैक में आज का जो आंकड़ा है 2025 का, सालाना 50,000 करोड़ का कारोबार है, बताइए, अवैध। इस 50,000 करोड़ में से एक भी रुपया सरकार को रेवेन्यू नहीं आता। तो आपने, मैं कहता हूं, और ये बात राजनेताओं को बुरी लगती है, बिहार में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके नेता साल में 5,000 करोड़ शराब के अवैध कारोबार से न कमाते हो। हर दल में 2, 4, 5, 10, 20, 50 ऐसे नेता हैं, और हर दल के केंद्रीय नेतृत्व को यह मालूम है, कट उन तक पहुंचता ही होगा। अगर ठीक से कोई पत्रकार वहां जांच करे तो सीएमओ हाउस तक कट जाता होगा, यह खबर बाहर आ सकती है। क्यों नहीं बंद हो रहा है भाई? किस परिस्थिति में शराब बिहार में पहुंच जा रहा है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? अच्छा, पुलिस वही है। आपने क्या किया? पुलिस को
एक अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। आपने उसके लिए कोई स्क्वाड तो बनाया नहीं। अब उसको, और आपने जो नियम बनाए, हालांकि बाद में नियम में कुछ कुछ पे बदलाव किए उन्होंने, लेकिन अब आपने जो नियम बनाए उस नियम में वहाँ पर एक एक करके ऐसे सख्त नियम थे कि उस थानेदार को पैसे कमाने का जरिया मिला। पता है पहले नियम क्या था कि आपके घर में शराब पकड़ी गई, आपके घर के सब लोग जेल है? हाँ, जब शराबबंदी इस तरीके से लागू हुई अर्चना, मैंने अपने घर में बाहर के लोगों का अपने बरामदा से अंदर जाना मना करा दिया। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, इतना बड़ा घर है, 10 कमरे के घर में किस कमरे में कौन छोड़ जाएगा, सही बात और आकर के किसको फिर पुलिस को भेज देगा, जिसके घर में कभी एक बूंद शराब ना आई हो, वो बुजुर्ग लोग चले जाएं इस अपराध में, ये हो सकता था। सही बात है। तो पहला नियम था कि आपके घर में पकड़े गए, घर के सब लोग जाएंगे। बताइए, ये तो। और सुनिए, दूसरा नियम क्या था कि थाने के क्षेत्र में पकड़ा गया तो थानेदार पे कार्रवाई होगी। अब वो क्यों पकड़ेगा भाई? सही बात है, वो थानेदार क्यों पकड़ेगा? क्यों पकड़ेगा? उस पर कार्रवाई होगी। तो उसने पैसे लेने शुरू कर दिए। जब एक बार उसको लत लग गई पैसे लेने की, तो वो ले रहा है। वो, मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने इस पर किताब लिखी पूरी। अच्छा। झूम के नाम से मैंने पूरी किताब लिखी बिहार की शराबबंदी पे, कि बिहार में एक नहीं 1 दर्जन पाब्लो एस्कोबार हैं आज की तारीख में। 1 दर्जन। हर क्षेत्र में छोटे मोटे होंगे, बड़े तो 1 दर्जन होंगे। हर क्षेत्र में वो उनकी रैकेटिंग चल रही है। पुलिस को आपने ट्रेंड नहीं किया। अब उसका नुकसान देखिए क्या हुआ। जो पुलिस शराब पकड़ने के पीछे लग गई, वो पुलिस दूसरे अपराधों से उसका ध्यान हटा। आज जब दोबारा जंगल राज की बात हो रही है बिहार में, हर दिन हत्याएं हो रही हैं। 10 दिनों में पटना में 16 हत्याएं हो गई। आपकी राजधानी है भाई, जंगल राज इसी को कहते हैं ना। तो इस जंगल राज का कारण यह है कि आपकी पुलिस शराबबंदी पे लगी हुई है। आज शराबबंदी लिफ्ट कर दीजिए और मैं दावे से कहता हूं कि अपराध जो अभी बिहार में हो रहा है वो 50% कम हो जाएगा कल से, शराबबंदी हटाने से। क्योंकि भाई पुलिस को फिर काम नहीं है ना, शराब की बोतल पकड़नी नहीं है उसे, उससे पैसा मिलना नहीं है उसे, उधर ध्यान जाना नहीं है उसका, फिर दूसरे अपराधों की तरफ पुलिस अपने आप आ जाएगी। घर में तो बैठेगी नहीं ना पुलिस। ना आपके पास स्पेशल स्क्वाड है, ना आपके पास अलग फोर्सेस हैं, और वहां पैसा मिल रहा है। छोड़ दिया उसने, पुलिस उसमें लगी हुई है। अपराध पर पुलिस का ध्यान नहीं है। पुलिसिंग का अपराध वाकई बढ़ा है इस वक्त? बिल्कुल बढ़ा है, ग्राफ दिख रहा है बढ़ा हुआ। ये भी वो राजनीतिक केंद्रित हो सकता है। नहीं, नेता ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव के आसपास ये चीजें होने लगती हैं, खबरें भी आने लगती हैं, ये भी एक वजह होती है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा होता है, चुनाव के वक्त ऐसी होती हैं घटनाएं, विपक्षी पार्टियां कराती हैं, ये भी सत्य है, लेकिन हो रहा है ये भी तो सत्य है। बिल्कुल सही बात है। और ऊपर से एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान कि किसान इस बीच में फ्री होते हैं, इस होते हैं, कितना निंदनीय है भाई। तुमको बिठा किसने रखा है उस पद पे? और उसके बाद माफी मांगा, आप कैसे रह सकते हो पद पे? तुरंत बाहर करना चाहिए आपको, बाहर करना चाहिए। कोई व्यक्ति, मतलब किस किस्म का आईपीएस, उसके मन में कैसी कुंठा भरी हुई है लोगों के प्रति, किसानों के प्रति। पता नहीं किस फैमिली के बैकग्राउंड है, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों को किस दिन मिले तो आप लोग उनको रगड़िए जरा, ये क्योंकि ये कैसे कोई बयान, मानसिकता दिखाता है। ये मानसिकता दिखाता है। नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं मानती कि भाई कोई किसान छुट्टी पे है, खेती काम नहीं हो रहा है तो वो अपराध बढ़ गया। अरे किसान को अपराध से जोड़ दिया आपने। और आपके पास आंकड़ा होगा, अगर आप डीजी हैं, हाँ भाई इस पद पे हैं, आपके पास आंकड़े होंगे ना। बताइए ना, कहाँ से ये आपने ये कंक्लूजन विड्रॉ किया है? कहीं तो आपके पास आंकड़े होंगे। तो ये परिस्थितियां हैं, तो इसलिए शराबबंदी तो बिल्कुल बकवास चीज़ है। देखिए, गांधी कहते थे कि मैं पसंद करूंगा कि मैं गरीब रहूं, लेकिन मैं पसंद नहीं करूंगा कि मेरे गांव में कोई शराब पिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब शराबबंदी हुई थी मैंने एक लेख लिखा था, आज मैं बहुत मदहोश हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप 100% बंद कर दीजिए ना, बिहार में 100% बंद कर दीजिए आप। 1 बोतल शराब कहीं नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आप चाहते नहीं है करना, आप उसका अवैध कारोबार करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं। आप सोचिए उस युवा के बारे में जिसने अपनी पूरी पूंजी लगा करके शराब की दुकान के लाइसेंस लिया, शराब की दुकान खोली,
और अचानक आपने कहा कि ये बंद है, वो क्या रोजगार करेगा फिर? जब तक रोजगार नहीं करेगा तब तक क्या करेगा? और ब्लैक में बेची शराब उसने। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लोगों को जिन्होंने ट्रक के शराब बंद होने के बाद अवैध में बेचा और वहीं से उनको लत लग गई, बेचने लगे। वो दुगनी कीमत में बिकता है, पैसा ज्यादा मिलता है, सब कुछ है। क्या क्यों? दिक्कत है? क्योंकि आपने बंद हुआ क्या ना, सरकार ने बंद किया। बंद करने के बाद नियम बनाया कि आप ला करके हर शहर में एक जगह बना दिया कि वहाँ ला करके जमा करिए जो आपकी दुकान में पड़ी है, वहाँ से रसीद मिलेगी। जब वो जमा करने गया तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, 2-2 3-3 दिन तक लाइन लगी हुई है जमा करने की। फिर उसमें से कोई एक बिजनेसमैन निकल गया, उसने कहा कि अरे यार क्या लाइन में, पैसा कब मिलेगा? सरकार के खाते में जमा कर दीजिए, सरकार कब पैसा देगी नहीं मालूम है। तो बोला क्यों जमा करूँ मैं? वहाँ से उसने बेचना शुरू किया अवैध में। उसके बाद एक ने बेचा, 2 ने बेचा, फिर वो सिस्टम बन गया। आज हर जगह अवैध शराब मिल रही है, आपके घर में मिलती है। तो ये परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। और बिहार में अभी जो पैसा आया है, जो बिहार के ऊपर से जो विकास दिखता है, शॉपिंग मॉल खुल गए, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, शोरूम्स खुल गए, ये सब शराब के पैसे से है। सारा शराब के पैसे से है। भाई आपके पास रोजगार है नहीं, फैक्ट्रीज हैं नहीं। बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता कि उद्योग लगे? ऐसा क्यों नहीं होता? बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, आप हर जगह वादा करते हो कि हम यहाँ फैक्ट्री। बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या ऐसी प्रॉब्लम है? तो क्यों ये इस दिशा में काम नहीं होता? उस दिशा में काम इसलिए नहीं होता कि मजदूर फिर खत्म हो जाएंगे ना। देश को मजदूर भी चाहिए, तो मजदूर खत्म हो जाएंगे। कोई चाहती नहीं है सरकारें। यही तो बिहार के लोगों को समझना है। भाई आप सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पे कुछ चीज़ें देते हैं। भाई हमारे इलाके में, अगर मैं चंपारण में कहूँ, मेरा जो गांव है, मेरे गांव के आसपास एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी, हाफ रिफाइनरी कहिए उसको, एक लग गया, कुछ HP का लग गया। चीज़ें हो रही हैं, गति बहुत धीमी है। हाँ। गति बहुत धीमी है और बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। एनवायरनमेंट को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। मतलब आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बिहार की सरकार को करना चाहिए, किसी भी युवा लीडर को करना चाहिए। इस पे कोई बात नहीं करता है। और ये पहली बार हो रहा है बिहार में कि इन सब मुद्दों पर बात हो रही है अर्चना। उसकी वजह प्रशांत किशोर, उसकी वजह प्रशांत किशोर है। भाई अब एजुकेशन पे बात हो रही है, रोजगार पे बात हो रही है। ठीक है कि नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी ने रहते हुए नौकरियां दिलाई, तेजस्वी का योगदान है उसमें, इससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन बात हो रही है, उसकी कमियों पे भी बात हो रही है, शिक्षा पे बात हो रही है। भाई ऐसी क्या परिस्थिति है कि बिहार के किसी भी व्यक्ति को इलाज कराने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, मंत्रियों को, नेताओं को आना पड़ता है? आपने 30-35 साल में, चलिए पुरानी बातें छोड़ दें, जब से नीतीश और लालू जी की सरकार है तब से ही देख लें, 20 साल नीतीश जी की सरकार देख लें, 20 साल में आप एक अस्पताल नहीं बना पाया ऐसा। पढ़ाई का सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए। पढ़ाई का सिस्टम दिल्ली आते हैं, कहीं जाते हैं। मतलब आप भाई यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं वो 3-3 साल की जगह 5-5 साल में पूरे हो रहे हैं। आज भी बिहार में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके कोर्स 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल में होता है। और ऐसा क्यों? एग्जाम डिले हो रहे हैं अभी भी। मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन आप पूछिए, अभी भी होंगे। भाई 2 साल पहले तक तो थे। तो कुछ नहीं बदला है क्या? कुछ नहीं बदला। बदलाव हुए हैं, लेकिन बदलाव की जो गति होनी चाहिए वो परिस्थितियां है। और अगर इस गति से बदलाव होगा तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी। और फिर क्या होगा ना कि फिर बिहार में बूढ़े लोग ही मिलेंगे, क्योंकि यूथ फिर बाहर निकल जाएगा ना, थोड़ा भी समझदार होगा बाहर निकल जाएगा। देखिए, मैं आपको अभी ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहा था कि बिहार से पलायन 2 किस्म के लोग करते हैं, मजदूर करते हैं और पढ़ाई के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए करते हैं। जो मजदूर करते हैं वो 60 साल के बाद, 65 साल के, 70 साल के बाद वापस आते हैं। वो भी कौन? जिनके बच्चे वहाँ सेटल नहीं होते हैं। जो पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलते हैं वो वापस नहीं जाते हैं, तो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। तो आपने वो कोई चीज़ ऐसी बनाई नहीं ना कि हमको वापसी के लिए मौका मिले। आपको क्या ये चुनाव बदलाव का चुनाव लग रहा है? कुछ उम्मीद है कि हाँ वाकई बदलेगा और कोई भी आए, क्या वो तेज गति से काम करेगा जिस स्पीड की जरूरत है बिहार को? क्या कोई वो समझ पा रहा है स्पीड और उस पर काम करेगा, या बिहार ने भी सोच लिया है कि हमारी नियति यही है और इसी तरह से चलेगा सब? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बार बार होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि बिहार में शायद इस बार कुछ चीज़ें बदलेंगी। सरकार किसी की भी बने, उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बदलाव हो गया, कोई नई सरकार आ गई, कुछ नई चीज़ें होंगी, तब तो फिर पता ही चल जाएगा। जो पुराने लोग भी आएंगे, वो अगर पुराने ढर्रे पे रहेंगे, तो वो वोटर जो इस बार किन्हीं वजहों से नए लोगों को मौका नहीं दे रहा है, वो शायद सोचने को मजबूर होगा। ये बदलाव की बुनियाद इसको कह सकते हैं, और मुझे लगता है कि बदलाव की बुनियाद के सूत्रधार के तौर पे प्रशांत किशोर को मानना चाहिए कि बिहार में बदलाव की बुनियाद उस व्यक्ति ने रखी है। जिस तरीके से एक दौर में लालू यादव ने आकर के एक पिछड़े समाज के बदलाव की बात करी, उनको मजबूत किया, उसी तरीके से प्रशांत किशोर ने आके समग्र बिहार के विकास की बात की है और मुद्दा दिखता है। तो बदलाव की शुरुआत तो होगी, पॉजिटिव रहना चाहिए। हमको लगता है कि कुछ अच्छा हो जाए। देखना होगा कि वाकई चुनाव के बाद क्या होता है, क्या वाकई बदलाव होता है, या बिहार एक बार फिर से जो दो पार्टियों को, दो दलों को चुनते रहते हैं उन्हीं को चुनेंगे, क्योंकि इसी पे निर्भर करेगा कि बिहार का वाकई भविष्य क्या होगा। बिहार तेज़ गति से आगे बढ़ेगा या जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलता रहेगा, तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी जब हम वाकई बिहार को विकास की पटरी पर चलने वाला बिहार देख पाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।